क्वेश्चंस में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किस तरीके से आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करेंगे इस सिस्टम के लिए Mg2+ से Mg के लिए। तो आपके लिए यहाँ पे एक डिटरमाइन करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना खुद का एक सेटअप बनाएंगे। और सेटअप के लिए देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा लेंगे जिससे हमें Mg आयंस मिले। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या ले लिए, MgSO4। और MgSO4 इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या करा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लिया जो कि किसका है, खुद Mg का है। अब होगा क्या कि यहाँ से Mg जो होगा वो इसमें डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा लिक्विड में। जब ये डिजोल्व होगा तो यहाँ पे ये Mg आयंस हमारे बनने लगेंगे सॉल्यूशन में। और Mg आयंस जब यहाँ से ट्रांसफर होंगे तो ये इलेक्ट्रोड अपने आप में क्या बनता जाएगा, नेगेटिव। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता भी देता हूँ कि जैसे दो पॉजिटिव दो नेगेटिव है, तो इस केस में ये बॉडी क्या है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल बॉडी है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कहीं और चला जाए तो रिमेनिंग चार्ज क्या बचेगा, नेगेटिवली। तो यानी कि इसका मतलब हम समझेंगे अगर पॉजिटिव कहीं और चला जाता है तो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। तो बिल्कुल इसी केस में हम देखें कि यहाँ से अगर ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या डेवलप हो गया होगा, नेगेटिवली चार्ज। और नेगेटिवली चार्ज हो गया तो ये किसका काम करेगा, आपका एनोड का। देखिए ये मैंने जो अभी बनाया ये एक आपका हाफ सेल है। अगर आपको कंप्लीट सेल बनाना पड़ेगा तो एक हाफ सेल और लेना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको देखिए आपने पढ़ रखा होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम क्या नाम से शॉर्ट में जानते हैं, SHE के नाम से भी हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमें एक इसके लिए एक अदर हाफ सेल लेना पड़ेगा जिसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड होता है। और ये एक ऐसा सेल होता है जो कि आपका एनोड की भी तरह वर्क कर सकता है और कैथोड की तरह भी। तो ये चीज कैसे वर्क करती है इसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है आपको। आप जाके मेरे नोट्स में अगर आप देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पूरी डिटेल मैंने एनिमेशन के द्वारा आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रखी है। तो आप वहां पे जाके इसको समझ सकते हैं कि ये किस तरह से कैथोड और एनोड का वर्क करता है। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ये वाला जो हाफ सेल है ये एनोड है। अब इसको हमें कंप्लीट सेल बनाने के लिए हमें इस वाले सेल को क्या बनाना पड़ेगा, कैथोड बनाना पड़ेगा। तो कैथोड बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक HCl हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया जिससे जो हमें H आयन प्रोवाइड देगा। और जब यहाँ पे ये आपका कैथोड की तरह काम करेगा तो उस केस में यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस होंगे वो हाइड्रोजन गैस में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। किस तरीके से, तो आप वहां जाके डिटेल समझ सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, जब हाइड्रोजन यहाँ पे डिस्चार्ज होंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये किसका काम करेगा, आपका कैथोड का काम करेगा। जैसे ही हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक कनेक्ट करेंगे तो ये पूरा एक कंप्लीट सेल बन जाएगा जिससे कि यहाँ Mg से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किधर होंगे, आपके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांसफर होंगे और करंट यहाँ पे फ्लो होने लग जाएगी। इस केस में हम देखें यहाँ पे कि एनोड पे हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है अभी हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ से Mg आयंस बने, तो देखिए Mg से Mg आयंस कब बनेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। दो पॉजिटिव चार्ज के लिए दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और यू नो वेरी वेल कि अगर जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज अ रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे। अब देखेंगे यहाँ पे कैथोड पे किस तरह से रिएक्शन हुई। देखिए ये कैथोड पे जब रिएक्शन हो रही है तो हाइड्रोजन आयंस कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, आपके हाइड्रोजन गैस में। तो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए बहुत सी चीजों में कंफ्यूजन भी होता है कि यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन दिखा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन मेंटेन करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आपकी इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशन राइट है, लेकिन हम यहाँ पे एक सेल की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो जितने हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए उतने ही यहाँ पे गेन होने चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम दोनों इक्वेशन को प्लस करें तो ये माइनस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास सेल इक्वेशन आ जाएगी Mg और 2H+ और इधर से Mg और H2+ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सेल इक्वेशन निकाली। अब हम सेल का रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखिए इस रिप्रेजेंटेशन में Mg से क्या बना, आपका Mg, ये लेफ्ट का पार्ट है। तो Mg से Mg आयन बने जो कि 1 मोलर थे।
और इधर जो ये दो लाइनें होती है आप जानते होंगे, यहाँ पे सेल ब्रिज का काम कर रहा है ये। तो सेल ब्रिज क्या होता है ये भी आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये लेफ्ट वाला सेल का पार्ट दिखाया और राइट वाले में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके हाइड्रोजन गैस में। तो हाइड्रोजन आयन कहाँ पे, आपके सॉल्यूशन में 1 मोलर में, और जो हाइड्रोजन गैस बन रही है उसका प्रेशर यहाँ पे कितना है, 1 बार है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए हमें क्या निकालने को कहा गया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का फॉर्मूला होता है हमारे पास रिडक्शन स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड। आप समझ रहे होंगे कि ये कि भाई सर ने तो बहुत बड़ा फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। तो मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ एक्सप्लेन करनी है, लेकिन शॉर्ट में आप इस तरीके से फॉर्मूला पढ़ते हो बुक्स में, ऐसे ही लिखा होता है। लेकिन यहाँ पे आप जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन की फॉर्म में होता है हमेशा, ये ध्यान रखेंगे आप, चाहे वो एनोड के लिए हो चाहे वो कैथोड के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कैथोड के लिए कौन वर्क कर रहा है, आपके पास ये वाला पार्ट, सेल का रिप्रेजेंटेशन देखिए तो कैथोड का ये पार्ट है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है, आयन से गैस बन रही है, तो यहाँ पे आयन से गैस बन रही है। इसको मैंने यहाँ पे 2 आयंस हाइड्रोजन आयन के रूप में दिखाया, तो इस तरह से लिख दिया 2H प्लस और H2। इसको आप चाहे तो H प्लस और हाफ H2 भी लिख सकते हैं। और देखिए एनोड पे यहाँ पे अब एक बात बहुत स्पेशली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ था तो उस केस में ये रिएक्शन थी, लेकिन हम जब इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमें इसका ऑक्सीडेशन नहीं बल्कि क्या चाहिए होगा, रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, Mg2 प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके क्या बनाएगा आपका Mg। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी रिडक्शन होगा, तो इसलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि पहले हम यहाँ पे Mg आयन लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम Mg, क्योंकि उसकी रिडक्शन फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होता है, जिसका ये स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसका जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है, आपका 0 होता है, ये आपने पढ़ भी रखा है। तो यहाँ पे हम इसको 0 अप्लाई कर देंगे, तो कुल मिला के हमारे पास सेल के लिए क्या आ जाएगा, ये जो आपसे पूछा जा रहा था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है Mg2 प्लस Mg के लिए, तो वो खुद किसके बराबर हो जाएगा, सेल के ईएमएफ के नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो उस हिसाब से हमारे पास यही इसका प्रॉपर आंसर है। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट, क्या हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के पॉट यानी कि बर्तन में, जिंक के बर्तन में हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं या हाँ। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए आपको आपने जो पीछे की क्लास में पढ़ रखा होगा क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। तो आप जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें मेटल और नॉन मेटल को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखा जाता है। जो टॉप पर होती है मेटल्स वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो देखिए वो सीरीज आप जानते भी है, तो मैंने जिसको यहाँ पे शो भी करा है। तो इस सीरीज में अगर हम यहाँ पे नीचे से हम ऊपर की तरफ मूव करें, नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे क्या दिखाएगा, मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि जो आपका टॉप पर है। जैसे कि सपोज मैं आपको बताऊं कि पोटेशियम है और एक मैंने नीचे और ले लिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम से ऊपर कौन आता है, यहाँ पे पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू Mg। तो ये सीरीज आपने पढ़ रखी है, आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मैंने एक इंट्रोडक्शन इसलिए कराया बिकॉज यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो इसी सीरीज से रिलेटेड है। तो देखिए आपसे पूछा गया था कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक। तो आप यहाँ पे इस सीरीज में एक बात नोट करेंगे कि यहाँ पे कॉपर कहाँ पर है और जिंक कहाँ है। तो चलिए मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप सीरीज में टिक बताइए कि जिंक और कॉपर कहाँ मिलेगा। तो 2 सेकंड आपके खत्म होने को आ गए हैं और अब आपको यहाँ पे देखिए जिंक मिल गया और जल्दी से आप ढूंढेंगे तो कॉपर भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपको कॉपर भी मिल गया। अब आपको ये नोट करना है कि भाई कि यहाँ पे कॉपर ऊपर है या जिंक ऊपर है। तो हमने साफ नजर आ रहा है कि भाई जिंक ऊपर है, तो यहाँ पे जिंक अगर ऊपर है तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा और कॉपर क्या होगा, कम रिएक्टिव है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता चल रहा है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो उसका मतलब क्या है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये हमारे पास एक है ए पर्सन और एक क्या है भाई, बी पर्सन।
अब ये कहता है कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ तुमसे, और वी कहता है कि भाई मैं इतना स्ट्रॉन्गर नहीं हूँ। तो अगर यहाँ पे मान लो एक ही कुर्सी मिली है जिसमें कि इन दोनों में से कोई एक जना बैठ सकता है, तो भैया देखिए यहाँ पे सपोज कि बी आके पहले ही बैठ जाता है, लेकिन जब ए आता है तो ए इसका स्ट्रॉन्गर है, तो यहाँ से इसको पुश करेगा, हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहानी आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप पढ़ चुके हैं कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, जो भी स्ट्रॉन्गर मेटल होती है, वो अपने से वीक मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। तो यहाँ पे भी जो है, जो जेडन है वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। किस तरीके से डिस्प्लेस करेगा, तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, पढ़ते हैं इस चीज को। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये आपको समझ में आ गया। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा कि जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, इसलिए यहाँ पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। और जिंक क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, किससे, फ्रॉम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट। किस तरीके से, इसको रिएक्शन से देखते हैं। तो देखिए ये आपने एक जिंक का कंटेनर लिया, उसमें आपने क्या रखा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा, लेकिन ये इसको कहेगा भाई तुम ऐसे की ऐसे नहीं बने रह सकते मेरे बर्तन, मेरे कंटेनर में आके। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे पावरफुल हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें यहाँ से हटा दूंगा। और हटाने के बाद जिंक यहाँ पे क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा, और कॉपर को यहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। रिजल्ट क्या होगा कि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको तो भाई स्टोर क्या करना था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, लेकिन जब आपने स्टोर करा तो कुछ टाइम बाद देखेंगे कि वो तो बेचारा कॉपर सल्फेट वहां पे उसको तो अता पता ही नहीं है, क्योंकि अब वो किस में कन्वर्ट होगी, आपका ZnSO4 में। तो आप समझ ही गए होंगे सारी कहानी क्या आ रही है, कि भाई हम जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को नहीं रख सकते, रखेंगे तो वो उससे क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। जब रिएक्शन करेगा तो वो चीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, तो उससे कुछ नया प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन हमें तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ही रखना था। तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम यहाँ पे स्टोर जिंक में नहीं कर सकते, बिकॉज कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और वो कॉपर से रिएक्टिव होने के कारण उससे रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट को कन्वर्ट कर देगा जिंक सल्फेट में। तो ये क्वेश्चंस आपका बहुत आसान क्वेश्चन था, जो कि आपका रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड था। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.3 रिमाइंड करा देता हूँ, ये पेज नंबर आपको 36 पे मिलेगा, जो कि एनसीईआरटी की नई बुक पर है। क्वेश्चन है आपके पास, कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट 3 substances that can oxidize ferrous iron under suitable condition। कौन सी भाई टेबल की बात की जा रही है आपसे, तो इसको भी हम जानते हैं अभी यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले, उससे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडाइज करा जा रहा है किसको, फेरस आयरन को। ठीक है, तो फेरस आयरन को जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें क्या रिएक्शन होती है, तो आप जानते हैं कि जब किसी चीज का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होती है, लूज होते हैं। तो यहाँ पे जब फेरस आयरन का ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो इट मीन्स कि फेरस आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, क्योंकि तभी वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज कराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब किसी चीज से निकलते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज क्या होते हैं, गेन बढ़ते हैं आपके। देखिए किस तरीके से, अगर मैं यहाँ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव ले लूँ, और इस केस में अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा इस पे, तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो पॉजिटिव की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन लूज होने से पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे अभी पॉजिटिव चार्ज 2 है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने से एक पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स 3 प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये 2 प्लस जो फेरस जो Fe है वो कहलाता है आपका फेरस आयन, और ये आपका क्या हो गया, फेरिक आयन। तो जब भी आपका ऑक्सीडाइज फेरस आयन की बात होगी तो इसका मतलब होगा कि फेरस आयन कन्वर्ट होगा किसमें, फेरिक आयंस में, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ तक की कहानी हमें समझ में आ जाती है, लेकिन आपसे कहा क्या जा रहा है भाई, कि कहा जा रहा है कि आपको 3 सब्सटेंस ऐसे बताने हैं जो इसका क्या कर सके, ऑक्सीडाइज कर सके। और
वो भी अंडर सुटेबल कंडीशन से। अब देखिए जो मैंने अभी इन्होंने कहा था कि कंसल्ट द टेबल, तो कौन सी भाई ये टेबल है। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, जब फेरस से फेरिक आयन कन्वर्ट होगा तो उस केस में जो इसका यहाँ पे ईएमएफ होगा इसका, तो वो कितना होगा, -0.77 वोल्ट। अब भाई सर आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्या जादू कर दिया, ये भाई कहाँ से आ गया, इसकी क्या कहानी है। तो इसकी कहानी के लिए चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, तो कुछ इसको देख के शायद आपको कुछ याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा बच्चों, ये आपकी क्या है, एनसीईआरटी की टेबल है। एनसीईआरटी बुक्स में ये टेबल बनी हुई है। कहाँ बनी है, ये बनी है आपकी न्यू, जो अभी कोर्स चेंज होके नई बुक आई है एनसीईआरटी, ये उसके पेज नंबर 37 पे आपको मिल जाएगी। और ये टेबल किसके लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, जो कि अंडर एक कंडीशन में आपकी बनाई गई है 298 केल्विन को लेके। तो देखिए यहाँ पे मैं टेबल क्यों दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देखिए ये वाली Fe2 और Fe3 की कहीं कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने भी हाइलाइटर से इसको हाईलाइट किया टेबल में, तो यहाँ पे Fe3 आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना रहा है, फेरस आयन बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 0.77 वोल्ट। तो यहाँ पे रिएक्शन इसकी उल्टी लिखी हुई है, क्या लिखी है यहाँ पे, Fe3+, और ये माइनस हो जाकर अगर प्लस कर दे, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा 2+। इस केस में यहाँ पे ये टेबल में ये वाली इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पे आपका देखेंगे ईएमएफ आपको कितना दे रखा है, स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखा है आपको यहाँ पे 0.77। तो ये आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। तो रिडक्शन के केस में इसका जो ईएमएफ है 0.77 वोल्ट है। और अगर इसी का हम रिवर्स कर दे तो ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका नेगेटिव में हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब फेरस आयन से फेरिक आयन कन्वर्ट होते हैं तो ऑक्सीडेशन के केस में ईएमएफ कितना होता है, -0.77 वोल्ट। और अगर यदि हम इसको रिवर्स करके लिख दे तो यहाँ पे इसका रिडक्शन जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 0.77। अब देखिए आपसे कहा जा रहा था कि भाई इसका हमें क्या कराना है, ऑक्सीडाइज कराना है। तो ऑक्सीडाइज कराने के लिए तीन हमें क्या लिखने हैं, सब्सटेंस लिखने जो उसका करा सके। तो इसका ऑक्सीडेशन तब होगा जब हमारे पास रिडक्शन वोल्टेज कितना होगा, 0.77 वोल्ट होगा या इससे ज्यादा। तो देखिए इस टेबल पे हम चेक करेंगे कि ये जितने भी इसके अगर ऊपर की तरफ चले, मैं एरो से दिखा रहा हूँ, ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो ये सारी वैल्यू क्या हो रही है, 0.77 से बढ़ रही है। तो ऊपर के कोई भी तीन एलिमेंट आप पकड़ के बैठ जाइए, कोई भी तीन आंसर, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था भाई तीन सब्सटेंस बताने हैं जो इसका ऑक्सीडाइज करा, तो ये सारे के सारे क्या करा सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। तो इसमें कोई भी जो आपको अच्छा लगते हैं वो तीन आंसर आप लिख सकते हैं। मेरे को तो भाई ये अच्छा लगता है Cr2O7 कहाँ पर मिलेगा, तो देखिए भैया ये यहाँ से लिया मैंने, और इसका जो यहाँ पे कहने का मतलब ईएमएफ है वो आपका 1.33 है, जो कि इससे ज़्यादा है। दूसरा मैंने लिया भाई क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहाँ पे है आपकी, क्लोरीन गैस जस्ट इसके ऊपर है, उसका भी ईएमएफ ज़्यादा है। Br2 कहाँ पे है, Br2 ये। तो कोई भी आप इसमें से तीन सजेस्ट करने के लिए कहा गया था, तो कोई भी तीन लिख सकते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.4, calculate the potential of hydrogen electrode in a contact with a solution whose pH is 10। आपको निकालना है पोटेंशियल, निकालना है किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो चलिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने पढ़ रखा है, ये आपकी ग्लास जैकेट होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, इसको एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसको पास कराते हैं, और जब पास कराते हैं तो यहाँ पे बबल्स के रूप में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इकट्ठी होती रहती है, जो आपने पढ़ रखा होगा। और यहाँ पे हम आयंस ले लेते हैं, हाइड्रोजन आयन, जिसको जिसकी इस लिक्विड की जो पीएच वैल्यू है वो आपकी कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आयंस है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके हाइड्रोजन में, क्या करके, बाई इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो ये आपने इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो ये उसके ब्याप पे मैंने इक्वेशन लिखी है इसकी।
अब देखिए आपसे कहा जा रहा है भाई पोटेंशियल निकालना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो अब पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को निकालने के लिए सबसे पहले हमने ये इक्वेशन को समझ लिया कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके गैस में। तो उसको उसके लिए जो हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है उसको हम निकालेंगे किससे, नर्स इक्वेशन से। तो नर्स इक्वेशन क्या होती है, जनरली नर्स इक्वेशन इस टाइप से नहीं होती है। यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये लिखी है मैंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितने 298 केल्विन, या इसको हम कह सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ये लिखी गई है, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो बताया गया है। इस इक्वेशन को समझने के लिए आप मैंने यहाँ पे सारे नोट्स बनाए हैं इस पूरे चैप्टर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो उसमें आपको यहाँ पे टॉपिक मिल जाएगा नर्स इक्वेशन, आप डाल के सर्च कर लिए जैन ट्यूटर, तो आपको मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा हुआ है कि किस टाइप से ये होती है। फिलहाल ये फॉर्मूला आपने जानते ही है। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब आपके लिए टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन हो या 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। और जनरली तौर पे अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं टेम्परेचर मेंशन होता है तो हम उसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर करते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चंस को अब देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमें भाई हमारे पास सेल क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन से क्या कन्वर्ट हो रही है, हाइड्रोजन गैस हो रही है। तो हमने सेल के लिए यहाँ पे क्या लिखा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन गैस के लिए इसका हमने स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या है, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है। और यहाँ पे जो एन है वही एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है। तो देखिए आपने पढ़ रखा होगा जो आयंस की फॉर्म में होता है उसकी कंसंट्रेशन को हम लेते हैं, और जो आयंस की फॉर्म में ना होकर उसकी प्योर फॉर्म में होता है, सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में या गैस की फॉर्म में, तो यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन 1 होती है। तो इस केस में यहाँ पे प्रोडक्ट में कोई भी आयन नहीं है, तो यहाँ पे हम आयंस के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना कंसंट्रेशन लेंगे, 1। और रिएक्टेंट में आयंस में कौन है, यहाँ पे H+, तो यहाँ पे H की हमने कंसंट्रेशन लिख दी है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितने थे, यहाँ पे 1 ट्रांसफर हुआ तो n की जगह 1 आ गया। और आप ये जानते हैं कि स्टैंडर्ड जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 0। तो ये सब पढ़ रखा है, फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट होता है तो मैंने अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको एक पूरे नोट्स के रूप में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यहाँ पे चैप्टर को पूरी तरह से समझाया है। तो यहाँ पे अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0 हट जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दी गई, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको पीएच वैल्यू दे रखी है 10। तो इसी का हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है पीएच, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में फॉर्मूला होता है पीएच बराबर -log10H+। इस फॉर्मूले का यूज करके हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो देखिए हमें पीएच वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। तो इस पीएच की जगह हम कितना लगा देंगे, 10। लेकिन उससे पहले ये पहले माइनस को हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया। अब यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे ये लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है, अब इसको हमने यहाँ पे बिना लॉग की फॉर्म में लिखा, किस तरीके से लिखा उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे हमारे पास लॉग के रूप में लिखा है log a बेस a b = c लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं इसको एक्सपोनेंशियल यानी कि विदाउट लॉग की फॉर्म में लिखे, तो उसके लिए लॉग के फॉर्मूले आप जानते हैं, जो लॉग के साथ लिखा होता है वो आ जाता है आपका इक्वल में, और जो लॉग का बेस होता है उसको यहाँ लिखते हैं और इक्वल वाला पार्ट क्या बन जाता है, ऊपर। तो इस तरह से ये लॉग को हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, जो लॉग के साथ लिखा हुआ है वो मैं इधर ले आया, जैसे सी हमारा जो है, और जो बेस में है, बेस में से यहाँ पे ए था तो यहाँ पे बेस में ए के लिए यहाँ पे कौन है, यहाँ पे 10 है। और जो इक्वल में पार्ट था, इक्वल में जैसे यहाँ पे क्या था सी, वो कहाँ पे आ गया आपका पावर में। तो ये आपका मैं एक बार सब मिटा के एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से लॉग हटाया जाता है। तो लॉग के साथ जो लिखा जाता है सबसे पहले हमने उसको लिखा, और जो बेस में होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो इक्वल में होता है वो पावर में आ जाता है। तो इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको लॉग को हटाने के लिए हमने लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में। अब देखिए यहाँ पे पीएच की वैल्यू दे रखी है 10, तो यहाँ पे
pH की जगह हमने लगा दिया 10। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आ गई। इसकी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हम कहाँ लगा देते, यहाँ पे। तो जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो इसके लिए देखिए क्या बचा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.059 ही आएगा। और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन वैल्यू थी वो लगाई 10 की पावर -10। ये -10 आपका ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। और +10 हो जाएगा तो यहाँ पे आप जानते हो लॉग का फॉर्मूला, लॉग ए की पावर अगर बी है तो ये पावर कहाँ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है, बी लॉग ए। तो जो पावर 10 है ये लॉग से कहाँ जाएगी, आपके पहले आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे 10 आ गए। इधर बचा अब आपका कितना, इधर बचा आपका ये पावर पहले लेने के बाद बचेगा लॉग 10। तो यहाँ पे देखिए लॉग 10 का बेस भी 10 है। और आप जानते हो कि जब ये बेस और दोनों चीज़ें लॉग ए और उसका बेस सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके पास 1 हो जाएगी। लॉग 10 का बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 लगा देंगे तो यहाँ पे 10 बचा, 10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.59 वोल्ट। जो आपसे पूछा जा रहा था, पोटेंशियल निकालना था हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो वो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। आपको सेल का ईएमएफ निकालना है। ये एक रिएक्शन दे रखी है, साथ में आपको एक स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ भी आपको दे रखा है 1.05 वोल्ट। तो देखिए हमने यहाँ पे बच्चों पढ़ रखा है किसके बारे में, नर्स इक्वेशन के बारे में। तो ये देखिए मैंने फॉर्मूला लिख देता हूँ, जैसे जो क्वेश्चंस में फॉर्मूला यूज होता है मैं राइट में लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ से याद आ जाए। तो ये हमने पढ़ी थी बच्चों नर्स इक्वेशन। तो इसी नर्स इक्वेशन से ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपसे यहाँ पे सेल का ईएमएफ पूछा जा रहा है, यानी कि ये वाली बात आपको फाइंड आउट करनी है। दूसरा, आपको स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ दे रखा है और यहाँ पे इस रिएक्शन से हम यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे और एन। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो चलिए एक करके इसे वैल्यू देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब एन की वैल्यू गिवन नहीं है। एन क्या होता है बच्चों, एन होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए किस तरह से निकलता है एन, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे रिएक्शन में आपको दे रखा है एन आई, और एन आई से बच्चों राइट साइड में देखिए तो क्या कन्वर्ट हो रहा है आपका Ni2+। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस Ni ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जिसमें से जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस पर उतने पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो ऐसा करने से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है। और दूसरी रिएक्शन देखें अगर Ag का, हम Ag में देखें तो देखिए Ag+ का किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका Ag में। अगर ये प्लस है तो प्लस का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव आएगा तो माइनस प्लस कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए बैलेंस किससे हो रहा है, 2 से। तो इस हिसाब से ये 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो दोनों ही केस में या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी दोनों की कितनी है, 2। तो इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी ट्रांसफर होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस केस में, 2। तो यहाँ पे एन की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 2। और ई नॉट सेल की वैल्यू हमने लगा दी 1.05। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो प्योर फॉर्म में सॉलिड हो या लिक्विड हो, प्योर फॉर्म में सॉलिड या लिक्विड की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1। तो इनको हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। अब रिएक्शन में देखेंगे प्रोडक्ट के रूप में, आयंस के रूप में या तो ये है और रिएक्टेंट के रूप में ये है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो भी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट हमारा हो गया निकल Ni हो गया, इस पे 2+ चार्ज है, और रिएक्टेंट हमारा कितना हो गया Ag+। और जितनी यहाँ पे वैल्यू दे रखी होती है वो वैल्यू बच्चों यहाँ पे किस में आ जाती है, पावर्स में। अगर यहाँ पे 3 दे रखा होता तो हम यहाँ पे 3 लिखते। और रही बात इसकी Ag को और Ni को हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ये प्योर स्टेट में है, तो इसकी कंसंट्रेशन 1 होती है। तो केवल आयंस की फॉर्म में जो दिया जाता है उसी को हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको ब्रैकेट में देखेंगे तो Ni की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, यहाँ पे हम लगा देंगे इस जगह पे। और यहाँ पे सिल्वर Ag की भी दे रखी, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं वैल्यू दोनों की। तो देखिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू हमने लगा दी। Ni की जगह हमने इस Ni की जगह हमने ये वाली वैल्यू लगा दी,
और Ag की जगह हमने लगा दिया 0.02 का स्क्वायर। अब हम इसको करते हैं बच्चों सॉल्व। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो सिंपल है, आपको सॉल्व होके इतने पार्ट को अगर हम करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 4 × 10⁴। किस तरीके से आया मैं आपको चाहे तो करके दिखा देता हूँ। 0 पॉइंट कितना आता बच्चों यहाँ पे 0.160 और नीचे कितना था 0.002 को हम 2 टाइम लिख लेते 0.002। तो देखिए डेसिमल से ये डेसिमल कट गया और 2 से ये कट गया, कितना हो गया ये 80। और फिर डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 और 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया 4। तो 4 × 10⁻, कितना आ गया ये एक जीरो ये और एक जीरो, तो 10⁻⁴। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों जिनको लॉग्स निकालना नहीं आता है वो आप सबको आ जाएगा, और जिनको आता है तो वो इस वीडियो को क्या कर दीजिए फॉरवर्ड करके थोड़ा सा आगे बढ़ के देख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको लॉग निकालना बता देता हूँ। जिन बच्चों को नहीं आता तो मैं उनको भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे log 4 × 10⁴ को हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें लॉग टेबल चाहिए होगी। अब देखिए यहाँ पे बच्चों लॉग का एक फॉर्मूला होता है, log ए बी का फॉर्मूला होता है log ए प्लस log बी, यानी कि जो मल्टीप्लाई में होता है उसको हम प्लस करके लिख लेते हैं। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे ये 4 को log के संग अलग कर लिया और 10⁴ को अलग कर लिया। अब यहाँ पे बच्चों दूसरा फॉर्मूला log का होता है कि log a के ऊपर अगर b है तो ये b पावर कहाँ जाएगी पहले आ जाएगी, इसको लिखेंगे b log a। तो उस हिसाब से ये पावर 4 है वो कहाँ आ जाएगी बच्चों यहाँ पे पहले आ जाएगी इसके। तो उस हिसाब से यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 log 10 हो जाएगा। और यहाँ पे जब बेस और ये वैल्यू लॉग की सेम होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो 1 होने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा 4 × 1 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया 4। अब बात करेंगे यहाँ पे कि log 4 की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो जब हमें log निकालना होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने प्लेस लिखे, यहाँ पे 1 प्लेस लिखे, तो 1 जितने लिखे होते हैं उसमें से 1 को माइनस कर देंगे यानी कि 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 पॉइंट। अब यहाँ पे log 4 का देखना है तो बच्चों 4 से टेबल स्टार्ट नहीं होती है, टेबल जो स्टार्ट होती है वो 10 से होती है, यानी कि 4 का मतलब है 40, जीरो हम अपने पास से आगे लगा लेंगे। तो हम इसका log 4 का जो हम देखेंगे वो किस में देखेंगे 40 में। तो देखिए ये 40 में आपको दिख रहा है कितना है 6021 और ये पॉइंट में वैल्यू है। यहाँ पे जितने भी प्लेस होते हैं जैसे एक प्लेस लिखा तो एक से एक कम करेंगे तो कितना हो गया 0 पॉइंट, और यहाँ पे कितना लिख देंगे हम इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6021 और +4। अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये ऐड करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.6021, जो कि हमारे पास क्या आ गई लॉग की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ये लॉग की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे जो हमने अभी सीखा लॉग की वैल्यू निकालना, अब उस वैल्यू को हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो हमने ये वाली वैल्यू अभी निकाल के देखी कितनी आई 4.6021। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके इसको हम क्या कर लेते हैं बच्चों माइनस कर लेते हैं। इतनी बड़ी चीज को हम राउंड ऑफ कर लिया 1.3 को, वो हमने क्या कर दिया 1.4। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सेल का ईएमएफ आ जाएगा, जो आपसे क्या कहा गया था फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो ये आपका हो गया बच्चों यहाँ पे फाइनल आंसर। इन टेस्ट क्वेश्चन है 2.6 द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सेल की रिएक्शन आपको दे रखी है, सेल का आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है। कैलकुलेट क्या करनी है बच्चों गिब्स एनर्जी निकालनी है और साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो देखिए राइट साइड पे आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है गिब्स एनर्जी के लिए। फॉर्मूला देखे तो डेल्टा आर जी नॉट बराबर होता है -NF × E0 सेल। तो डेल्टा आर एनर्जी का मतलब होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ होता है फैराडे कांस्टेंट, एक्चुअल वैल्यू इसकी इतनी होती है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम सिर्फ इतनी यूज करेंगे। E0 क्या होता है स्टैंडर्ड सेल। तो चलिए इस क्वेश्चन में हमें जो जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे नॉट लगा रखा है। तो हमें डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में हमें यहाँ पे क्या निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम क्या लिखते हैं के से। अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पे गिवन है हमारे पास स्टैंडर्ड ईएमएफ गिवन है आपका 0.236 वोल्ट और टेम्परेचर भी गिवन है आपको। और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे जो n की वैल्यू है तो देखिए n की वैल्यू कैसे निकालते हैं।
F3+ से कन्वर्ट किस में हो रहा है बच्चों, यहाँ पे Fe2+, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, लूज करा। तो लूज करने पे क्या आएगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा, गेन करने से एक प्लस खत्म हो जाएगा तो +2 आएगा। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा हुआ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस केस में यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 ट्रांसफर। अब देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है डेल्टा R0G NF12। इसमें डायरेक्ट हमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू 2 है और F फराडे कांस्टेंट की वैल्यू हमने लिख रखी है, कितनी है हमारे पास। जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये लेते हैं 96500 और E0 सेल की वैल्यू गिवन है, इनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कैलकुलेट करके आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के लिए जो फाइंड करनी थी वैल्यू, वो यहाँ पे निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। पहले फिलहाल तो आप लोग जानते ही, लेकिन एक बार मैं थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ। तो देखिए ये नर्स इक्वेशन होती है, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के लिए फॉर्मूला निकालते हैं तो ई सेल को हम 0 रख देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। और इस पूरे कांस्टेंट की जगह यहाँ पे n को छोड़ के बाकी सब ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा, 0.059 अपॉन n लॉग Kc। Kc को हम निकालेंगे तो ये आपके लिए ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे निकल के आ गया। Kc लिखो या K लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मतलब यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम इसमें वैल्यू लगा देते हैं। वैल्यू हमारे पास सारी गिवन है, n की वैल्यू हमने निकाल रखी है 2 है, E0 सेल की वैल्यू दे रखी है और 0.059 की। इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे ये लॉग है, अब इसको हम लॉग बिना लॉग के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं लॉग का, लॉग ए बी बराबर कितना सी। तो इसको अगर बिना लॉग में लिखना होता है तो किस तरीके से लिखते हैं, जो लॉग के साथ वाला होता है पहले हम उसको ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, जो बेस में होता है वो इधर आ जाता है और जो इक्वल में होता है वो पावर में आ जाता है। तो बिल्कुल सिमिलर वे में हम इसी चीज को लिखेंगे। तो यहाँ पे लॉग के संग कितना है, k है, और बेस में कितना है 10, 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। उसको हटा के क्लियर कर देते हैं। फिर से एक बार बताता हूँ, जो लॉग के साथ वाला लिखा होता है उसको एज इट लिख देते हैं, जो बेस में होता है वो यहाँ आ जाता है और जो इक्वल में होता है वो पावर में। तो ये लॉग के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लॉगरिथम को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे यही आपसे क्या हो गया, पूछा जा रहा था, तो ये आपके लिए क्या हो गया, कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या हो गया, फॉर्मूला निकल के यहाँ पे आ गया। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पूछा जा रहा है आपसे, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले एक डायग्राम से समझाता हूँ। डायग्राम बच्चों आपको नहीं बनाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ, ताकि क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ पाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया बच्चों, यहाँ पे मैं आपको पहले लिख देता हूँ। ये मैंने एक कंटेनर में 1 लीटर कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट के रूप में हम कह सकते हैं वाटर ले लिया, और यहाँ पे मैंने कुछ आयंस भी दिखा दिए, उनकी संख्या देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उनकी संख्या यहाँ पे आयनों की मैंने लिख दी है 8। क्यों लिखी है अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। अब देखिए डाइल्यूशन वो कह रहा है कि अगर वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे वाटर लिया था, तो वाटर को और ज़्यादा ऐड कर दे इसमें, यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है वाटर, उसकी अगर क्वांटिटी को और बढ़ा दे, और बढ़ाने के बाद लिक्विड को हल्का कर दे, पतलापन कर दे, तो यहाँ पे वो कहलाता है डाइल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी पहले मेरे पे 1 लीटर थी, अब मैंने इसमें 1 लीटर थी और 1 लीटर और ऐड कर दी। और ऐड करने का मतलब है मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, मोर डाइल्यूट कर दिया। लेकिन डाइल्यूट करने पे अब यहाँ पे पहले से कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, सॉरी कितने आयंस प्रेजेंट थे, 8 आयंस अभी भी 8 ही प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने आयनों की संख्या को बढ़ाया घटाया नहीं है, मैंने सिर्फ वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाया है, जिसको मैं डाइल्यूशन कह रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि अगर मैंने जब डाइल्यूशन करा, इट मीन्स वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाया, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि भी कंडक्टिविटी पे किस तरह से उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो देखिए कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की क्या होती है, उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयनों की संख्या होती है, वो भी किसमें, इन पर यूनिट वॉल्यूम में। यानी कि 1 लीटर में, यहाँ पे 1 लीटर में कितने आयंस प्रेजेंट है, 8 आयंस प्रेजेंट है। तो ये आपकी कंडक्टिविटी बता रहा है।
यानी कि जो कि कितनी निकल के आ रही है 8। अब यहाँ पे हमने भाई इसको डाइल्यूट कर दिया तो लीटर कितना हो गया 2, लेकिन आयंस अभी भी कितने रहे हमारे 8, तो इसकी कंडक्टिविटी अब कितनी निकल कर रही है 4, जो कि पहले से क्या आ रही है कम। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट जितना भी उसका वॉल्यूम होता है उसमें जो आयनों की संख्या होती है वो उसकी कंडक्टिविटी बताती है। तो यहाँ पे 1 लीटर में केवल 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 लीटर में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो लीटर की यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा है और आयंस कम है, और हमारा सारा कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, आयंस पे। तो 2 लीटर में आयनों की संख्या सेम है कंपेयर टू 1 लीटर में, तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी किसकी इंक्रीज है, इसमें आयंस बहुत आसानी से पूरे लिक्विड में कंडक्ट कर जाएंगे, लेकिन आयन उतने ही है और सोल्यूशन बढ़ चुका है तो इसमें मूव करने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, सोल्यूशन की डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम किस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों, करंट कैरिंग नंबर आयंस जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं जब उसकी हम सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डाइल्यूट। तो देखिए यहाँ पे करंट कैरिंग नंबर यानी कि 8 नंबर 1 लीटर में आ रहे हैं और 8 नंबर अब 2 लीटर में आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो गई, घट गई। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की क्या हो गई, डिक्रीज हो गई विद डाइल्यूशन। अब देखिए बच्चों, आपको ये डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाने हैं, कहीं आप समझो कि मुझे ये पेपर में बना के आना है, बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया कि किस तरह से उसकी होती है। तो मेन आपको ये लिखना है कि कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की जो होती है वो प्रेजेंट आयंस से होती है, और हमने यहाँ पे देखा कि जब हम करंट कैरिंग जो नंबर आयन है वो डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों डिक्रीज, क्योंकि अब यहाँ पे सॉल्यूशन बढ़ गया, डाइल्यूट हो गया, तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज। तो ये यहाँ से लेकर आप यहाँ तक का आंसर लिख देंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसको कुछ भी यहाँ पे नहीं शो करना है आपको। तो यहाँ पे इस तरह से इसका आंसर हो जाता है कंप्लीट। सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लैम्डा नॉट एम की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए लैम्डा एम नॉट को हम बोलते हैं, एक्चुअल में पूरी बात बोलते हैं इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। देखिए बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम उस चीज़ की आसानी से फाइंड करते हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इट मीन्स जो आसानी से आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाटर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आसानी से ये हमें मतलब आयंस प्रेजेंट नहीं दे सकता। तो इसकी जितनी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंडक्टिविटी हम फाइंड नहीं कर सकते। तो मैंने लिखा है, देखिए बच्चों आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वी नो दैट इजली फाइंड, हम आसानी से फाइंड कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन हम फाइंड किसकी आसानी से नहीं कर सकते, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वो आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है, अगर ये मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसको करने के लिए एक आपने रूल पढ़ रखा होगा, कोलार्स लॉ। तो यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी हम फाइंड करेंगे कोलार्स लॉ से। उसके लिए हमने यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, मोलर कंडक्टिविटी हाइड्रोजन के लिए और मोलर कंडक्टिविटी हाइड्रो ऑक्साइड आयंस के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने पास से हम यहाँ पे ऐसे 2 आयंस लेंगे जो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो स्ट्रॉन्ग के रूप में यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड आयन लिए, जितना हमने प्लस करा उतना हमने माइनस कर दिया, और यहाँ पे क्लोरीन का जितने आयंस प्लस किए उतने यहाँ पे माइनस कर दिए। तो इस तरह से इसको हमने अपने पास से, जैसे मैथ में कैलकुलेशन करते हैं कि 2 ऐड करा तो 2 माइनस करा, सिमिलर वे में सोडियम आयन का अगर जितना प्लस आयन लिया उतना माइनस अपने पास से करके करेंगे तो ये कैंसिल भी हो जाएंगे एक तरह से। लेकिन हमें कैंसिल नहीं करना, हमें तो अपने पास से ऐड और सब्ट्रैक्ट करा, और यही हमने सीएल में। अब इसको ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, इसको करने से हमें रीअरेंज में कर देंगे, हाइड्रोजन के साथ हम कौन से आयन ले लेंगे, क्लोराइड। तो ये बन जाएगा यहाँ पे H और Cl आयन का मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। ऐसी हम OH के साथ क्या ले लेंगे, Na ले लेंगे, तो उससे बन जाएगा यहाँ पे Na और OH का ग्रुप। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा माइनस का, तो माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचेगा Na और Cl। अब इसको अगर हम कंबाइन करके लिख दे HCl को, तो यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl की बन जाती है। सिमिलर वे में ये किसकी बन जाती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaOH की और ये NaCl की। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो लिमिटिंग पोलर कंडक्टिविटी है ये भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये भी स्ट्रॉन्ग लाइट, यानी कि इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को हमने इनडायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दिया, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। अब इनकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, और जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो इसी जगह लगा देंगे तो हमें किसकी मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाएगी, वाटर की।
तो बस यही चीज़ हमने नीचे लिख दी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl, NaOH और NaCl की हमें मालूम होगी, आसानी से मालूम हो जाएगी। तो उनकी वैल्यू को हम यहाँ पे रख के किसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, वाटर की। जो कि आपसे पूछा जा रहा था कि ऐसा तरीका बताओ जिससे कि हम मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाटर की फाइंड कर सके। तो ये इसका तरीका हो गया कि आप स्ट्रॉन्ग लाइट के आयंस को प्लस माइनस करके भी सॉल्व करके उसको स्ट्रॉन्ग, वीक को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है आपको 0.025 मोल पर लीटर। किसकी दे रखी है, मिथेनिक एसिड की दे रखी है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर लीटर, पर मोल। कैलकुलेट इट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। ये आपको मोलर कंडक्टिविटी हाइड्रोजन और किसके लिए दे रखी है, HCOH के लिए, आयंस के लिए आपको दे रखी है। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, कंसंट्रेशन जिसे बोल सकते हैं हम, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0.025। और मिथेनिक एसिड्स की आपको क्या दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है एट अ कंसंट्रेशन C पर, कितनी दे रखी है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और आपको निकालना है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लिखते हैं किससे, अल्फा से। और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है आपको K। और यहाँ पे आयंस की ये मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है दोनों की। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, राइट साइड में आप फॉर्मूला देखेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा CM और लैम्डा नॉट M। देखिए लैम्डा CM का मतलब क्या होता है, अल्फा तो बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और लैम्डा M का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट अ एनी कंसंट्रेशन पे। और लैम्डा नॉट का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे हमें अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए आपके पास देखिए एक चीज़ तो है, क्या चीज़ है आपके पास, डेल्टा CM की वैल्यू है, सॉरी लैम्डा CM की वैल्यू है। हमें फार्मूला करना लैम्डा नॉट M की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए। तो हम यहाँ पे जो हमें दे रखा है मेथोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है HCOH, तो हमने उसको कोलास लॉ के अकॉर्डिंग उसको आयंस में स्प्लिट कर लिया। और यहाँ पे हमें आयंस दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो आयंस की वैल्यू हमारे पास कितनी कितनी दे रखी है, 349.6 और दे रखी है 54.6। इन दोनों को हमने यहाँ पे यूज कर लिया और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनिक एसिड की फॉर किसके, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे हमने अल्फा का जो फॉर्मूला है ये वाला, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी है, ये आ गई आपकी लैम्डा C की, और लैम्डा नॉट की हमने निकाल ली। तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने पे ये आपका पास क्या आ जाएगा 46.1 जो कि यहाँ से लिखा है मैंने, और ये 404.2 जो कि हमने फाइंड आउट करा है। इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करके डिवाइड कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.114। अगर हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को दिखाना है किसमें, परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11.4% क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है। तो एक पार्ट तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपको आगे निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम किससे लिखते हैं, K से। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है C अल्फा स्क्वायर K माइनस अल्फा। तो हमें K फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। K को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। C का मतलब होता है कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की, या इसको मोलिटी भी बोल सकते हैं। और अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करा बच्चों, C की वैल्यू लगाई। C की वैल्यू आपको गिवन दे रखी थी कंसंट्रेशन 0.025, और अल्फा अभी हमने यहाँ पे निकाला विदाउट परसेंट में कितना आया था 0.114, और अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे नीचे भी लगा दी। अब बस इसकी कैलकुलेशन करना बाकी है। तो कैलकुलेशन मैं समझता हूँ सभी लोग कर ही लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आप उसको वो भी करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ गई, K की वैल्यू आ गई। K का मतलब था डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 3.67 10⁻⁴ मोल पर लीटर। और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो देखिए जो जो चीज आपको पहले दे रखी है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है,
आपको दे रखा है यहाँ पे करंट दे रखी है, करंट कितनी दे रखी है 5 एम्पियर, तो करंट को हम यहाँ पे किससे लिखेंगे आई से। फिर नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, कितना टाइम है 2 आवर्स, तो टाइम को हमने लिख लिया 2 आवर। टाइम को अब यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में, तो आप जानते हैं 60 इंटू 60, एक आवर्स में 60 मिनट और 60 मिनट में फर्दर 60 सेकेंड, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कैलकुलेशन हमें बार बार करेंगे तो टाइम हमारा खराब होता है। आप याद रखा करिए कैलकुलेशन जितनी हो कम से कम एक ही जगह पे करेंगे तो उससे काट पीट भी हो जाती है और आसानी हो जाती है, तो उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। आपसे क्या पूछा गया, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर, तो वो करंट इतनी है, टाइम इतना लग रहा है, तो पूछ रहा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है आप जानते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने पढ़ रखा था फिजिक्स में। तो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन टी। और जो बच्चे फिजिक्स में भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो मैंने उनके लिए भी वीडियो बना रखे हैं, तो वहां पे भी जाके आप फिजिक्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं सारे के सारे। तो करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन टी। तो Q की जगह हम लिख सकते हैं Q बराबर होता है हमारा NE, पढ़ रखा होगा आपने, टोटल जो चार्ज होता है वो NE के बराबर होता है, और इससे हम क्या निकाल लेते हैं, N की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो N के लिए हमने फॉर्मूला बनाया तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और इससे हमने N निकाल लिया, तो N बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे N बराबर आ जाएगा आपका IT अपॉन E। अब देखिए यहाँ पे हम सबकी वैल्यू लगा देते हैं, तो आपके पास देखिए क्या क्या वैल्यू है, I की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.5 है, टी टाइम हमारे पास कितना है, ये सब टाइम है 2 इंटू 60 इंटू 60, और इलेक्ट्रॉन, आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 चार्ज होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करना मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ, डेसिमल से डेसिमल हटाएंगे और डेसिमल से डेसिमल हटाएंगे तो ये 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फर्दर 2 से काटेंगे तो ये 4 और ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30, अगेन 2 से काटेंगे तो ये 15 और ये कितना हो जाएगा 2, और 2 से ये काटेंगे 30, 33 जा कितना हो गया 45, तो ये आ जाएगा 450 और इधर से कितना बचा आपका 5, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर ले 5 5 25, तो ये हो जाएगा 225, तो इसका आंसर ये आ जाएगा यहाँ पे। अभी ये दोबारा रिपीट हो गया है इसमें, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसका जो आंसर है फाइनली आप सॉल्व कर लेंगे। अभी मैंने सॉल्व करा था 2250 आया था, जिसमें कितना था पावर 10 की पावर 19 को ऊपर ले जाएंगे प्लस 19 हो जाएगी। डेसिमल हमेशा एक के बाद रखना पड़ता है, तो डेसिमल को हम यहाँ ले गए 3 के बाद, तो 3 के बाद लेंगे तो पावर 19 से 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, तो फाइनल आपका ये आंसर हो जाएगा, आ जाएगा। ये स्टेप 2 बार लिख गया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट इसकी क्या आ जाएगी, ये कैलकुलेशन आ जाएगी, और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट होता है। इंटेक्स क्वेश्चन है आपका 2.11, सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सर्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली, तो उस मेटल की लिस्ट बतानी है जिसका हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कर सकते हैं। तो आपने देखिए रेडियो एक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी होती है, जितनी भी रेडियो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ आती है, टॉप में जो भी एलिमेंट आते हैं वो ही क्या होते हैं, एक्सर्टेड करते हैं किससे, इलेक्ट्रोलाइटिकली। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो आपको सीरीज ध्यान होगी, पहले नंबर पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, मैग्नीशियम, इस तरह से होते हैं। तो ये सब क्या है, जो टॉप के ऊपर के नंबर से मेटल, वही क्या कर सकते हैं हम, इसका इलेक्ट्रोलाइटिकली एक्सर्टेड कर सकते हैं। इंटरेस्ट क्वेश्चन है 2.12, कंसिडर द रिएक्शन, ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है और इसके बेस पे पूछ रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स needed to reduce 1 mole of Cr2O7 2-, तो इसमें हमें पूछ रहा है कितने मोल कुलाम्स की जरूरत पड़ेगी, चार्ज पूछ रहा है। देखिए जैसे कि आप इक्वेशन देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास 6, और जो जिसके पूछ रहा है कि वो किसको पूछ रहा है 1 मोल ऑफ Cr2O7 के, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका ये एक ही मोल दे रखा है, इसका मतलब है इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जबकि कितना मोल लग रहा है Cr2 का 1। तो यही बात हम नोटिस करिए, तो इसको हम लिख देते हैं। तो मैंने लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन 6 मोल जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिक्वायर्ड है, रिड्यूस करा रहे कितने 1 मोल ऑफ Cr2O7। तो यहाँ पे पहले हम 1 मोल के लिए निकालते कितना चार्ज लगेगा,
तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1 मोल और फिर 6 मोल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चार्ज का फॉर्मूला आप जानते हैं कि चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और एक इलेक्ट्रॉन मोल में कितने सारे होंगे, तो मोल जानते हैं, हमने पढ़ रखा अवोगाड्रो नंबर। तो एक मोल में कितने नंबर्स होते हैं, तो ये एक मोल्स में अवोगाड्रो नंबर होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि उसमें इतने इतने एटम्स होंगे। तो और एटम्स में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ मोल्स आपके निकल के आ जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई होके आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। और ये पूछ रहा था कि कितने इसको चार्ज चाहिए होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना आ गया एक मोल में। और अगर 6 मोल की बात करेंगे तो उसको 6 से फर्दर और क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो है आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन से बनने वाला चार्ज कितना है 597,000 कूलम। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इंटेक्स क्वेश्चन है आपका 2.13, राइट द केमिस्ट्री ऑफ द रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिचार्जिंग। देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो लेड स्टोरेज बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी किसे कहते हैं, जो सेकेंडरी बैटरी होती है। सेकेंडरी बैटरी का मतलब होता है जिसको हम बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे हम पहले ये बताएंगे कि जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसमें रिएक्शन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस में क्या होती है। तो देखिए मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है जिसको हम सेकेंडरी सेल भी कहते हैं, उसमें जो रिएक्शन होती है जब वो सेल क्या हो रहा होता है, डिस्चार्जिंग हो रहा होता है। डिस्चार्जिंग का मतलब जब हम सेल का क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस केस में एनोड पे रिएक्शन क्या होती है, जो लेड और सल्फेट आयन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लेड सल्फेट में और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। दूसरा कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, जो PbO2 होता है वो सल्फेट आयन से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करके बनाता है सल्फेट, लेड सल्फेट बनाता है प्लस वाटर। अब ऑल ओवर अगर हम रिएक्शन निकालें तो देखिए ऑल ओवर रिएक्शन कैसे निकली। ऑल ओवर रिएक्शन निकालने के लिए इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए। तो प्लस करने पे देखिए क्या आएगा, PB यहाँ से आ गया, PbO2 आ गया, SO4 2 हो गए और प्लस 4H। तो ये चारों मिलके क्या बन गए आपके 2H2SO4 बन गए। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। इधर यहाँ पे 2 PbSO4 2 बार हो गए और प्लस यहाँ पे क्या हो गया वाटर। तो ये वाली रिएक्शन जो है एनोड कैथोड की तब है जब सेल क्या हो रहा होता है, डिस्चार्जिंग हो रहा होता है। बट आपसे ये वाली रिएक्शंस को नहीं पूछा गया है, आपको उल्टा पूछ रहा है। आपको क्या पूछ रहा है, रिचार्जिंग। जब आपकी बैटरी क्या हो रही होगी, चार्ज हो रही होगी, तो रिचार्जिंग के केस में हम क्या करेंगे, इस रिएक्शनों को उल्टा करके लिख देंगे। जो आपका राइट पार्ट है उसको लेफ्ट में लिख दीजिए, यानी कि ये जो पार्ट है आपका PbSO4 मैंने इसको इधर लिख दिया और जो लेफ्ट का ये वाला पार्ट है उसको मैंने इस जगह पे लिख दिया। तो रिएक्शन को आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो ये रिएक्शन रिवर्स करके आपके पास ये वाली आ गई, ये किस पे, एनोड पे। सिमिलर वे में ये वाली रिएक्शन का भी रिवर्स करके लिखेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगी। अब पूरी ऑल ओवर सेल की निकालेंगे तो सेल की रिएक्शन भी रिवर्स होके ये वाली पार्ट जो है आपका, जो ये वाला पार्ट है PbSO4 2H2 वो इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो बस आपको यही बताना था, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। मैं इसको काट दे रहा हूँ, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था आपको, क्योंकि यहाँ पे रिचार्जिंग की पूछी गई थी तो रिचार्जिंग की इक्वेशन आपकी ये हो गई। और इसमें ये भी पूछा जा रहा था हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल। तो देखिए आपको यहाँ पे ये भी पता है कि ऑन रिचार्जिंग में क्या क्या हो रहा है कि जो PbSO4 है आपका, PbSO4 है एनोड पे और कैथोड पे क्या है आपका, कन्वर्ट हो रहा है Pb। तो जो कैथोड पे कन्वर्ट हो रहा है और किसमें, Pb और PbO2 में रेस्पेक्टिवली। और यही आपसे पूछा गया था, ये हो गया फाइनल आपका आंसर। क्वेश्चन में कहा गया है सजेस्ट 2 मटेरियल अदर देन हाइड्रोजन देन कैन बी यूज एज अ फ्यूल इन अ फ्यूल सेल। तो देखिए पहले मैं आपको ये बताऊं कि फ्यूल सेल्स क्या होते हैं। तो बच्चों फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, फ्यूल सेल्स आर द डिवाइसेस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी को जो किस में करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं थ्रू आर रिएक्शन बिटवीन फ्यूल। जैसे नॉर्मली उसमें फ्यूल में क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन।
तो ये होता है आपका फ्यूल सेल। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था सजेस्ट 2 मटेरियल, तो 2 मटेरियल आपको हाइड्रोजन के अलावा बताना है, क्योंकि जनरली हम किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन का। तो कुछ मैं आपको मटेरियल के नाम बता रहा हूँ जो फ्यूल सेल में यूज़ करते हैं। वो है आपका मिथेनॉल, जिसका फॉर्मूला CH3OH है। दूसरा क्या हो गया, नेचुरल गैस होती है मीथेन हो गई। तीसरी क्या हो गई आपकी, इथेनॉल हो गई। चौथा क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। तो और पांचवा क्या हो गया आपका, अमोनिया हो गया। तो आप ये पांचों में से कोई भी बच्चों आप इसमें से 2 नाम लिख देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज इन्वेस्टिगेटिंग एज अ सेटिंग अप ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको बताने की जो रस्टिंग होती है आयरन की वो किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सिमिलर ही काम करती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप जानते हैं कि रस्टिंग जो होती है आयरन की वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है, बिल्कुल सिमिलर किसकी होती है, बैटरी इन्वॉल्विंग द रिएक्शन एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द आयरन सरफेसेस। तो यहाँ पे एट एनोड पे रिएक्शन आपने देख रखी है कि रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे आयरन क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और फॉर्म क्या करेगा, आयरन आयन बनाएगा। तो ये उसकी क्या होगी बच्चों, यहाँ पे रिएक्शन हो गई। और कैथोड पे क्या होगा, अदर सरफेस पे क्या रिएक्शन होगी आपके, यहाँ पे अदर सरफेस पे जो ऑक्सीजन होगी एयर से वो वाटर के संग गेन इलेक्ट्रॉन लेगी और क्या बनाएगी, हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाएगी। तो ये ऑक्सीजन जो है वाटर से रिएक्शन करके क्या करेगी, OH आयन बनाएगी। अब यहाँ पे जो आपके आयरन है और जो OH आयन है ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, तो जो आयरन आयन है और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, आयरन हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे Fe3OH का होल ट्वाइस, जो बाद में कन्वर्ट किस में हो जाएगा, Fe2O3 में, और इसी को हम रस्ट कहते हैं। तो ये बिल्कुल किसकी तरह आपके सिमिलर हो गई रिएक्शन, आपके ये बिल्कुल बैटरी की तरह ही होती है। तो यही आपसे पूछा गया था कि ये किस तरीके से एडजस्ट होती है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पे उसका हो जाता है आंसर